आज हम लोग टीपीए की धारा 35 के बारे में चर्चा करेंगे। संपत्ति अंतरण की धारा 35 ये कह रहा है कि निर्वाचन कब आवश्यक है। निर्वाचन कब आवश्यक है, आपको कब चुनना पड़ेगा, हाँ में या ना में। निर्वाचन क्या है कि एक तरह से चुनना। आपने निर्वाचन कहाँ सुना है? इलेक्शन में। इलेक्शन में क्या होता है? निर्वाचन होता है। निर्वाचन में क्या होता है? आप दो या दो से अधिक ऑप्शन में कोई एक चुन लेते हैं, ठीक है, कि आपके लिए यह ऑप्शन बेस्ट है। लेकिन इस निर्वाचन के अंतर्गत क्या बात हो रही है? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप हाँ कहिए या तो ना कहिए। ऐसी कंडीशन किसी व्यक्ति के समक्ष आ जाती है कि वो या तो हाँ कह सकता है या तो ना कह सकता है, ठीक है। इसके बारे में एक उदाहरण आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए, बी और सी। यहां बी चाहता है कि एक प्लॉट है, उस प्लॉट को ये सी को देना चाहता है। कौन देना चाहता है? बी देना चाहता है। किसको देना चाहता है? सी को। लेकिन ये प्लॉट बी की है ही नहीं, ठीक है। ये प्लॉट है ए का। तो यहां बी क्या करता है कि ए को यह बोलता है कि तुम्हारे प्लॉट की कीमत है 80,000 रुपए, मैं तुमको देता हूं 1,00,000 रुपए। आप इस 1,00,000 रुपए को लेके ये प्लॉट मेरे को दे दीजिए। और देना किसको है? सी को। बी का उद्देश्य दान करना है, और ये दान किसको करना चाहता है? सी को। कौन सी संपत्ति दान करना चाहता है? जो उसकी है ही नहीं। है किसकी? ए की। अब ए के पास ये ऑप्शन है, या तो वो हां बोले या तो ना बोले, या तो वो प्लॉट को रख ले या तो 1,00,000 रुपए को ले रख ले। दोनों को रख नहीं सकता। अगर वो 1,00,000 रुपए को लेता है तो प्लॉट उसके हाथ से चला जाएगा, और अगर वो प्लॉट को रखता है, अगर वो प्लॉट को रखता है तो 1,00,000 उसके हाथ से चला जाएगा, और अगर वो 1,00,000 रुपए को रखता है तो प्लॉट उसके हाथ से चला जाएगा। कोई एक ही उसके पास रहेगा। उसको क्या करना है? चुनना है, मतलब निर्वाचन करना है, ठीक है, कि आपको प्लॉट चाहिए कि 1,00,000 रुपए चाहिए। तो पहला सिद्धांत यही उदाहरण पे आधारित है। पहला सिद्धांत क्या बोलता है कि एक व्यक्ति किसी संपत्ति का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को करता है, ऐसी संपत्ति जो उस व्यक्ति की है ही नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति को है वो संपत्ति, उस व्यक्ति को भागता कुछ फायदा देता है। ऐसे कंडीशन में इस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह निर्वाचन करे कि वह फायदा ग्रहण करना चाहता है अथवा नहीं, वो उस फायदे को स्वीकार करना चाहता है अथवा नहीं। यदि उस फायदे को स्वीकार वो करता है, यदि उस फायदे को वह स्वीकार करता है, तो जो संपत्ति अन्य व्यक्ति को दी गई है वो संपत्ति उसके हाथ से चली जाएगी। और यदि उस फायदे को अस्वीकार करता है तो ये फायदा वापस अंतरक के पास आ जाएगी, 1,00,000 रुपए वापस बी को आ जाएगी। ये पहला सिद्धांत है। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि बी को जो ये फायदा आएगा, ये सी के भार के रूप में आएगा। सी के भार के रूप में। सी को ऐसे कंडीशन में जब ए अस्वीकार कर देता है फायदा को, सी को क्या कहा जाएगा? निराश अंतरिति। मतलब इसके पक्ष में अंतरण
नहीं हो सका है। निराश अंतरिति का यहां क्या राइट है कि जब ऐसा अंतरण जो कि सप्रतिफल हो, मतलब सी ने कुछ दिया है उसके बदले बी ने इसको दिया है, यह प्रॉपर्टी, या दान के रूप में हो, बिना किसी प्रतिफल के हो, लेकिन यहां अंतरक असमर्थ हो जाए या मर जाए। ये असमर्थ या मरना कब है? निर्वाचन के पहले, निर्वाचन के पहले। तो अगर ए ने अस्वीकार कर दिया है तो वो संपत्ति किसको चली जाएगी? बी को या बी के प्रतिनिधि को। लेकिन ये जो संपत्ति बी या बी के प्रतिनिधि को जाएगी वो उस पे एक भार रहेगा। भार किसके पक्ष में रहेगा? निराश अंतरिति के पक्ष में। वो भार कितना रहेगा? तो ये कहा गया है कि प्रतिफल की रकम या उस संपत्ति के मूल्य बराबर। यहां प्रतिफल की रकम या संपत्ति का मूल्य कितना है? 80,000 रुपए। अर्थात 1 लाख रुपए जो बी को जाएगा, उस 1 लाख रुपए में से 80,000 जो है उस पे भार रहेगा सी के फेवर में। ये 1 लाख रुपए में से 80,000 किसको दिया जाएगा? सी को दिया जाएगा। यहां भारत में और इंग्लैंड की विधियों में अंतर है। भारत और इंग्लैंड की विधि में क्या अंतर है कि जब ये डिनाई कर देता है तो भारत में ये 1 लाख रुपए बी को चला जाता है और उस 1 लाख रुपए में से जो 80,000 रुपए है वो सी को जाता है। ठीक है, संपत्ति किसके पास आ जा रही? बी के पास, और बी के माध्यम से सी को जा रहा है। इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में यह है कि 1 लाख रुपए इसने अस्वीकार किया, अब इसका दायित्व तो है कि 80,000 रुपए इसको दे दे और 20,000 रुपए इसको दे दे। बस इतना ही अंतर है। प्रतिकर दोनों जगह दिया जा रहा है, सी को दोनों मामलों में प्रतिकर मिलेगा, लेकिन माध्यम क्या है? इंडिया में बी माध्यम बनेगा और इंग्लैंड में ए माध्यम बनेगा। ठीक है, इतना ही अंतर है। तो पहला सिद्धांत निर्वाचन के संबंध में ये कहता है कि व्यक्ति को निर्वाचन करना होगा, और यदि वो फायदे को त्यागता है, यदि वो फायदे को त्यागता है तो वो संपत्ति वापस अंतरक के पास चली जाएगी या उसके प्रतिनिधि के पास चली जाएगी, जिस पे भार क्या होगा? ये निराश अंतरिति का भार होगा। निराश अंतरिति का भार कितना होगा? तो संपत्ति के मूल्य के बराबर या प्रतिफल की रकम के बराबर भार होगा। ठीक है, इस भार के अधीन बी को या उसके प्रतिनिधि को प्राप्त होगा। और यह भार कब होगा? जब वो प्रतिफल की दशा में अंतरण किया गया है या फिर निःशुल्क यदि किया गया है, तो निर्वाचन के पहले ही अंतरक जो है या तो वो असमर्थ हो जाए या तो मर जाए। बी इसके निर्वाचन करने के पहले ही अगर मर जाता है या असमर्थ हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में जो संपत्ति इसको वापस होगी वो भार के अधीन होगी, सी के भार उस संपत्ति पर होगा। पहला सिद्धांत यही है। यही सिद्धांत आपको बहुत ज्यादा समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि यही आपको कष्ट होना है। ठीक है, इसके आगे के सिद्धांत थोड़े से इजी हैं। आगे का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत यह कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि बी यह जानता हो कि यह उसकी संपत्ति है अथवा नहीं। अर्थात उसके विश्वास का यहां कोई मूल्य नहीं है कि वो इसकी संपत्ति है या नहीं। बी ऐसा अंतरण कर सकता है चाहे उसकी संपत्ति हो चाहे ना हो। सिंपल सा लॉजिक है। थर्ड ये बोलता है कि कोई अगर अप्रत्यक्ष रूप से फायदा लेता है, इसको यहां अभी के कंडीशन में हमने क्या देखा कि प्रत्यक्ष फायदा दिया जा रहा है 1 लाख रुपए। तीसरा कंडीशन वही बोलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से अगर इसको फायदा दिया जाता है तो यह निर्वाचन करने के लिए बाध्य नहीं है। यह तीसरा सिद्धांत है। अर्थात सी का लड़का है, ए का लड़का है जेड, जेड को तुमने 1 लाख रुपए दे दिया, अब ए को बोल रहे हो तुम निर्वाचन करो। निर्वाचन करने के लिए ए बाध्य नहीं है। ठीक है, यह कह रहा है तीसरा सिद्धांत।
चौथा सिद्धांत इसका यह कहता है कि जो एक हैसियत से स्वीकार करता है दूसरी हैसियत से अस्वीकार कर सकता है। एक हैसियत से किसी व्यक्ति ने निर्वाचन को स्वीकार किया है, वो दूसरी हैसियत से उस निर्वाचन को अस्वीकार कर सकता है। उसका एग्जाम्पल आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। ए ने एक संपत्ति बी को दी, ठीक है, और बी को यह संपत्ति दी उसके जीवन के लिए, जीवन तक उपभोग करने के लिए। उसके बाद यह कहा कि यह संपत्ति सी को चली जाएगी। बी ने क्या किया, इस संपत्ति को डी को दे दिया, डी को दे दिया। और क्या किया, इसने सी को 25,000 रुपए दिया और सी के लड़के ई को 10,000 रुपए दिया। इसके बाद इसी को जानी है, ठीक है। तो सी को दे दिया 25,000 रुपए और ई को दे दिया 10,000 रुपए। सी निर्वाचन नहीं किया, उससे पहले ये मर गया। ई ने ये संपत्ति रख लिया है 10,000 रुपए, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ई को प्रत्यक्ष फायदा नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष फायदा सी को हुआ है, ठीक है। ई की हैसियत यहां सी के प्रतिनिधि के रूप में है, लेकिन इसके मरते ही उस संपत्ति पे सी की हैसियत, सॉरी, ई की हैसियत प्रबंधक की हो जाती है। उसका मालिक के रूप में इसका हक है ई का। अगर सी मर जाता है तो यहां तो इसके बेटे के रूप में है, ठीक है। तो यहां यह कहा गया है कि यहां भले इसने स्वीकार कर लिया हो इस समय में, लेकिन इसके मरने के बाद इसकी हैसियत बदल गई कि नहीं बदल गई, बदल गई। यहां यह हैसियत परिवर्तन होने पे अस्वीकार या स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अगर इसने इसको स्वीकार कर लिया है 10,000 रुपए को, तो बाद में ये इस अंतरण को अस्वीकार कर सकता है। ऐसे कंडीशन में ये 10,000 रुपए उसको वापस नहीं करने पड़ेंगे। ये चौथा सिद्धांत है, ठीक है। बहुत संक्षेप में आज चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, फिर भी एग्जाम्पल जो पॉसिबल है उसको मेंशन करते चलेंगे। आगे, इसके आगे अपवाद की बात होती है, एक्सेप्शंस की बात होती है। एक्सेप्शंस में यह कहा गया है कि किसी को अगर विशिष्ट फायदा दिया गया हो और साधारण फायदा दिया गया हो, दो तरह के फायदे एक व्यक्ति को दिए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वह व्यक्ति जो निर्वाचन को अस्वीकार करता है वो विशिष्ट फायदे को लौटाएगा, ना कि सामान्य फायदे को। सामान्य फायदा अपने पास रख सकता है, ठीक है। यहां बी ने क्या किया, ए को यह कहा कि तुम निर्वाचन करो, तुम निर्वाचन करो कि तुमको यह संपत्ति जो है ये चाहिए। एक्चुअल में बी को यह संपत्ति चाहिए सी को दान करने के लिए, ठीक है। अब बी क्या कहता है कि मेरी भी संपत्ति है एक्स वाई एंड जेड, ये भी प्रॉपर्टी ही है, ये भी भूमि ही है, ठीक है। बी बोलता है ये जेड संपत्ति तुमको सामान्य रूप से दिया है और एक्स और वाई संपत्ति निर्वचन के लिए दिया है, मतलब इस संपत्ति के बदले में दिया है। कौन सी संपत्ति, एक्स और वाई। जेड जो संपत्ति है वो निर्वचन के लिए नहीं दिया गया है, निर्वचन के लिए कौन सी संपत्ति दी गई है, एक्स और वाई। तो यहां विशिष्ट फायदा क्या है, एक्स और वाई संपत्ति। जेड संपत्ति सामान्य फायदा है, ठीक है। तो यहां इसको निर्वचन करना पड़ेगा कि आपको यह संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। अर्थात अगर ये एडवर्स निर्वचन करता है, इसके फेवर में निर्वचन नहीं करता है, तो ए को केवल एक्स और वाई वाली प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी, एक्स और वाई की प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी, जेड की प्रॉपर्टी उसको नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये इसके फायदे के रूप में जेड नहीं दिया गया है, ठीक है।
अन्य किसी कारण से दिया हो, लेकिन इसके फायदे के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे इसके बात आती है निर्वचन के लिए। निर्वचन तो दो ही टाइप से हो सकता है। निर्वचन मतलब अभी तक क्या आप समझ रहे हैं कि चुनना, यानी एक तरह से बताना कि मेरे को ये चाहिए कि नहीं चाहिए, या तो हाँ कहना या तो ना कहना। कोई व्यक्ति या तो हाँ कह सकता है या तो ना कह सकता है। ये इसी थ्योरी पे काम करता है कि कोल्ड और हॉट दोनों आप एक साथ नहीं ले सकते। चाय और आइसक्रीम एक साथ नहीं खा सकते। या तो आप चाय मांगेंगे या तो आइसक्रीम मांगेंगे, या तो आप हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे। इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। ये हाँ या ना दो तरीके से हो सकता है। एक अभिव्यक्त जिसको एक्सप्रेस कहते हैं, और दूसरा विवक्षित जिसको इंप्लाइड कहते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त में क्या होता है कि अपने शब्दों द्वारा, चाहे वो लिखित चाहे मौखिक, शब्दों द्वारा वो व्यक्त कर देता है कि वो हाँ कहना चाहता है या ना कहना चाहता है। लेकिन विवक्षित में ऐसा कुछ नहीं होता, वो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं करता। ठीक है, वो क्या करता है, इस मामले में केवल अनुमान लगाया जाता है कि शायद उसने हाँ कह दिया है। ठीक है, निर्वाचन के सिद्धांत के अंतर्गत ये विवक्षित के संबंध में ये बताया गया है कि विवक्षित स्वीकृति कब मानी जाएगी। तो ये कहा गया है विवक्षित स्वीकृति तब मानी जाएगी जब उसने संपत्ति का उपभोग कर लिया है और वह अपने निर्वचन के कर्तव्य को जानता था, निर्वचन के कर्तव्य या निर्वचन के ज्ञान को समझता था कि उसको निर्वचन करना है। यह उसकी जानकारी में था कि उसको निर्वचन करना है, या फिर ये ज्ञान को इसने क्या किया, त्यागा है जानबूझ के इस सूचना को त्यागा है। जान सकता था कि इसको निर्वचन करना है, लेकिन इस सूचना को इसने त्यागा है, तो यह माना जाएगा कि इसने निर्वचन के पक्ष में निर्णय दिया है, वो निर्वचन को स्वीकार कर लिया है, ये माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर लगातार 2 वर्ष तक जो संपत्ति उसको फायदे के रूप में दिया गया, जैसे मान लो सी को प्रॉपर्टी देना है और यह संपत्ति ए की है, बी एक संपत्ति ए को देता है और यह कहता है कि यह संपत्ति बी को दे दो। ठीक है, ए ने बी वाली संपत्ति को यूज किया लगातार 2 वर्ष तक। यह माना जाएगा, यह उपधारित किया जाएगा, यह कल्पना की जाएगी कि ए ने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। भैया एक्सेप्ट अगर नहीं किया तो काहे यूज कर रहे हो, काहे यूज कर रहे हो? तो अगर 2 वर्ष तक यूज कर लिया तो यह माना जाएगा कि इसने इसको स्वीकार कर लिया है। दूसरा कंडीशन यह बताता है कि अगर इसको उस स्थिति में नहीं रखा, यह संपत्ति 2 वर्ष हटा दो, सेम कंडीशन है कि इसको स्वीकार अस्वीकार कुछ नहीं किया, लेकिन इस संपत्ति को ऐसा बना दिया कि वापस इसको उस स्थिति में नहीं दे सकता है। बी ने जो संपत्ति ए को दी थी, एक्चुअल में इसके अंदर बहुत सारा कोयला था, खदान था ये। ठीक है, ए ने कोयला निकाल लिया, ए ने कोयला निकाल लिया, यह संपत्ति का वैल्यू गिर गया, क्योंकि ये वो संपत्ति नहीं है जो बी ने दिया था। तो ये उस स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाएगा जो स्थिति में बी ने दिया था। तो ये माना जाएगा कि निर्वाचन इसने बी के पक्ष में किया है, जो बी चाहता था उसी फेवर में किया है। ठीक है,
इसके बाद ये कहता है कि कोई 1 वर्ष तक ना हां बोलता है ना बोलता है। बी ने कहा कि भैया ये संपत्ति तुम अपनी मेरे को दे दो और ये वाली संपत्ति तुम ले लो। अब ये ना उपभोग कर रहा है, ना हां बोल रहा है, ना बोल रहा है, लटका के रखा है। अब क्या कर रहा है ये, ऐसे कंडीशन में 1 वर्ष बाद बी को दोबारा आवेदन करना पड़ेगा, दोबारा सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा सेकेंड टाइम 1 वर्ष बाद। और फिर उसके बाद भी ए ना उसको स्वीकार करता है ना अस्वीकार करता है, तो यह मान लिया जाएगा कि ए ने उसको स्वीकार कर लिया है। पिछले दोनों कंडीशन में क्या हो रहा था कि ए उपभोग कर ले रहा था, तो मान लिया जाता था कि उसने स्वीकार कर लिया। इस कंडीशन में ये उपभोग नहीं कर रहा है, बस चुपचाप बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि उसने स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन करने वाला असक्षम हो जाए तो क्या होगा, पागल हो जाए। निर्वाचन करने के पहले जब उसको निर्वाचन करना है तो असक्षम हो जाए तो क्या होगा। यहां यह बताया गया है कि ऐसे कंडीशन में वो सस्पेंड रहेगा, मुलतवी रहेगा। जब असक्षम हो जाए तो तब तक के लिए वो निर्वाचन मुलतवी रहेगा, सस्पेंड रहेगा, जब तक कि वो सक्षम नहीं हो जाता, और अथवा उसकी ओर से कोई सक्षम पक्षकार निर्वाचन नहीं कर लेता। उसकी ओर से उसका संरक्षक हो सकता है, और उस निर्वाचन का यही प्रभाव होगा जो मेरे निर्वाचन का प्रभाव होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है।